आप मेरा ख्याल है जनरल जीडी बख्शी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का शायद तीसरा मुल्क है जिसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर एसेट्स हैं, और खुदारा आपको भी पता होना चाहिए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर एसेट क्या होता है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। आपका एक सिपाही सीमा के पार ऐसे पांव रखेगा, पॉप गोज द वीजल, न्यू दिल्ली में आप भाप में बन जाएंगे हम सब। तो मैं बता दूं आपको, पैदाइश जिहादिस्तान पाकिस्तान जिसकी हुई थी उसी टाइम पे हम लोग भी कहते हैं स्वाधीन हुए थे। दीपक सर, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूँ। हिंदुस्तान की इकोनॉमी से मतलब इजराइल और टर्की का भी टेंशन बिल्डअप हो रहा है। एक ऐसा लगता है धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप हो रहा है और एर्डोगान उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, इसमें कोई अब शक वाली बात नहीं है। एक्चुअली टर्की ही एक ऐसा कंट्री है इजराइल के सामने जहां लैंड बॉर्डर तो नहीं मिलता उनका आपस में, लेकिन अगर इजराइल उसको अटैक करे बाई एयर या मिसाइल से, तो टर्की के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वही है जो इजराइल के पास भी है सारे के सारे। देखा नहीं आपने, एक वो है, पता नहीं अपने को मेजर कर्नल कुछ कहता है, 5-6 साल उसकी नौकरी थी, लेकिन टेलीविजन चैनलों में बड़ा हीरो है हमारी। हाँ, हमारी तमाम विदेश नीति पर ऊट पटांग बातें करता रहता है, जिसको सरकार भी इंडोर्स नहीं करती लेकिन सरकार उसको यूज करती है। तो एक्चुअली गौरव आर्या जो सोचता समझता बोलता है ना, सोचते ये सब वैसा ही थे। गर्मियां आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सरेंडर मोदी को भी गालियां सुनने का नशा हो चुका है। जैसे ट्रंप सरकार हर 1-2 रोज में ऐसा बयान जरूर देती है जिसके बाद हिंदुस्तान के अंदर से और दुनिया के हर कोने से मवासलाती, जुबानी, तहरीरी गालियां लाजमी पड़ती हैं। हैदर हयात खान ने मेजर गौरव आर्या की एक बार फिर आत्मा रोल दी। मोदी कहता है मैं इंसान के जिस्म से पैदा नहीं हुआ, तो मेजर गौरव आर्या बताओ वो किस जानवर की औलाद है। हम परवीन सहाने को गद्दार समझते रहे, वो कहते रहे कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है बल्कि अमन पसंद मुल्क है। जब परवीन सहाने ये बात करते थे तो हम इनको दीवाना समझते थे, लेकिन आज बात सच साबित हुई है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। इंडियन तज्जियाकार का भी एतराफ। तुर्की और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इनका टकराव भी होगा और तुर्क सदर इसकी भरपूर तैयारी कर रहा है। तुर्की के पास वही दिफाई निजाम है जो इसराइल के पास है। तुर्की की नेवी बहुत ताकतवर है जो कि इसराइल को मंजूर नहीं, और तुर्की असलहे में भी इसराइल से किसी भी सूरत पीछे नहीं। ट्रंप ने भारत को नर्क बताया है और प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप सब सुन रहे हैं, सब सह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पुराना वीडियो शेयर किया। उसमें अमेरिकी कमेंटेटर भारत और चीन जैसे देशों को हेल होल यानी नर्क बोल रहा है। ट्रंप ने खुद वो पोस्ट शेयर किया। क्यों? क्योंकि ट्रंप के पास मोदी की कोई तो दुखती हुई रग है जो सरेंडर मोदी कुछ बोल ही नहीं पाते। पीएम मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में तो है ही, उस फाइल में कुछ और भी हो सकता है। ट्रंप लगातार भारत को नीचा दिखा रहा है, भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर वापस भेज रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को व्हाइट हाउस में 2 बार लंच पर बुलाया। भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था कहा। पाकिस्तान को महान देश बताया। फिर भी पीएम मोदी और उनकी सरकार चुपचाप सुनती रही। मोदी ट्रंप के आगे झुक गए, अमेरिका के फेवर में ट्रेड डील साइन कर दी। ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया, रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया। एक तरफ ट्रंप भारत का अपमान कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार उनके सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है। इसकी कीमत आपको, हमें, आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। महंगाई, आर्थिक दबाव और विदेश नीति में कमजोरी ने भारत को बहुत पीछे कर दिया है। अब तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में ही देश की भलाई है। हैदर हयात खान, ये बहादुरी की बातें हैं क्या आपके हिसाब से? आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2-3 चीजें पे कमेंट करना चाहूंगा। मेजर गौरव आर्या साहब, मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान की बात तो पता नहीं क्यों उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेजर साहब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा है कि हमें फरिश्तों ने हमारी मदद की, तो ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ चूरन बेचा जा रहा है मजहब के नाम पर। ये मुझे याद है आपके तो वजीर आजम ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हुआ, मुझे परमात्मा ने पता नहीं कौन सा बना के भेजा हुआ, मेरे जैसा बंदा तो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हो सकता। मेजर साहब, मैं आपको लिंक भेजता हूं। अब आप कहते हैं कि वो भी एआई जनरेटेड वीडियो है, जिस तरह आपकी आदत है, आपकी आदत है।
आपकी आदत है मेजर साहब, जब मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान बोलना शुरू किया ना, तो आपको बड़े एथिक्स याद आने हैं। मेजर साहब, जब मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान बोलना शुरू किया, आपको बहुत एथिक्स याद आएंगे। मैंने खामोशी से आपके सारे झूठ सुने हैं, अब आप खामोशी से मेरे सच सुने। मैंने आपके झूठ खामोशी से सुने हैं, अब आप खामोशी से मेरे सच सुने। आप लोग तो मेरी बातें नहीं हजम कर पा रहे यार, आप लोगों ने हमसे मुकाबला खाक करना है। की बात कर ले अपने फील्ड मार्शल से, कैसा फील्ड मार्शल है, कैसा फील्ड मार्शल? हमारी सेंसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, और हम दिखाते हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर में जो आप लोगों की धज्जियां बिखेरी है ना, ये सब कुछ बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कितने सेंसेबल हैं। फिजाइया मनोमट्टी तले दफन की मेजर, आप लोगों की नेवी को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो 1 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ बढ़ सके। आप लोगों की फौज जो है वो मोर्चों से नहीं निकल सकी, तो हमारे साथ ये बातें करने की जरूरत नहीं है। ये भाषण जाके जाहिल भारतीयों को सुनाओ, ये भाषण जाहिल भारतीयों को सुनाओ मेजर, ये वो सुन लेंगे ये बकबक। उनको ये भाषण, ये मंजन बेचो, ये मेरे सामने ये बातें नहीं करो। उनका नाम बताओ इन फरिश्तों का, ये बेरोजगार फरिश्ते कौन है? तो मुझे बताओ वो जो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा नहीं हुआ वो किसकी औलाद है? वो जो किसी इंसान के शरीर से पैदा नहीं हुआ आपका वजीर आजम, वो किस जानवर की औलाद है? वो किस जानवर की औलाद है? हमारे यहाँ एक ग्रुप है जिसमें एक पुराने रिटायर्ड आर्मी के सज्जन हैं, वो एक आर्मी की मैगजीन निकालते हैं और उसमें गजाला वहाब काम करती हैं। फोर्स मैगजीन। तो वो फोर्स मैगजीन के जो वो सज्जन हैं, पुरुष जो है प्रवीण साहनी, उनका ट्विटर अकाउंट और दूसरे अकाउंट्स हम लोग देखते थे, तो ये होता था धारा से विपरीत कुछ लिखते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो लिखते लॉजिकल लिखने की कोशिश करते थे, तो ये हम लोग विपरीत राय ढूंढते रहते हैं, सच ढूंढने के तलाश में, तो उनकी ओर भी जाते थे हम, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं थे। फिर हमारे कार्यक्रमों में सत्य हिंदी में गजाला वहाब आती थी, और फिर उनके प्रवीण साहनी को भी वो हमारे यहाँ इंटरव्यू वगैरह देने आए, तो हम सब लोगों ने उसको बड़े ध्यान से सुना। तो उन्होंने अपने तथ्यों से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई, और बाद में हमने देखा कि अब उसकी ओर एक चाल चल पड़ी है। और एविडेंस, यानी पहले उन्होंने बात कही और उसके बाद हमें एविडेंस मिल रहा है। मुझे लगता था जब मैं उनसे पिछली वॉर के टाइम पे भी मैं उनसे बात करती थी, प्रवीण साहनी से, और इस दौर में बात की कि कोई दीवाना है ये, इसका क्या, इनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। उनसे बड़े मुश्किल सवाल भी मैं पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हुई ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल गलत थी और पश्चिमी दुनिया, वेस्टर्न मीडिया से पूरी तरह प्रभावित थी। उनके सोर्सेज पूरे ऑथेंटिक थे। बिल्कुल मेरी बात जो है एग्जैक्टली वही बात आप भी कह रही हैं। ये तो देखिए, हम लोग पढ़ते तो हैं इसको, लेकिन हम चाहे या न चाहे, हमको शिकार तो इंफॉर्मेशन के सोर्स करते हैं। वो जहां से होते हैं, हमें कई बार लगता है हमारी राय हो, हमारी तो कहाँ होती है। इजराइल और टर्की का भी टेंशन बिल्डअप हो रहा है। एक ऐसा लगता है धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप हो रहा है, और एर्डोगान उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, इसमें कोई अब शक वाली बात नहीं है। एक्चुअली टर्की ही एक ऐसा कंट्री है इजराइल के सामने जहां लैंड बॉर्डर तो नहीं मिलता उनका आपस में, लेकिन अगर इजराइल उसको अटैक करे बाई एयर या मिसाइल से, तो टर्की के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वही है जो इजराइल के पास भी है सारे के सारे। यानी कि इजराइल के हवाई जहाज भी गिराए जा सकते हैं, मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं, और ड्रोन भी गिराए जा सकते हैं। टर्की के पास इतना स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरा, टर्की के पास वो सब फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो एक किस्म से कहा जाए तो इजराइल के पास भी हैं, जिसमें F-16 भी है और बाकी भी है। यहां पर इजराइल हमेशा अवॉइड करता है कि टर्की से कॉन्फ्लिक्ट में ना जाया जाए, क्योंकि टर्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान। अगर सपोज को 10 हवाई जहाज अटैक करने आ गए तो 5 वापस नहीं आएंगे, वो गिरा दिए जाएंगे वहां पर, ये उसको मालूम है। और एक बार को 5 गिर गए तो आप सोच सकते हो कि उसके बाद क्या कंडीशन होगी। इसलिए इजराइल टर्की को धमकी जरूर देता है, लेकिन उससे दूर रहता है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस, उसके फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी मिसाइलें उतनी ही स्ट्रांग हैं जितनी इजराइल की है। अब यहां पर ग्रीस और साइप्रस भी टर्की के राइजिंग इन्फ्लुएंस से परेशान हो रहे हैं, और इजराइल जो है ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर अपना एक गठबंधन बनाना चाहता है। इजराइल कई बार ग्रीस के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है, लेकिन टर्की की जो नेवी है वो बड़ी स्ट्रांग है। वो दरअसल देखा जाए तो इजराइल की आंख का कांटा भी है। अब दोनों देशों के नेता एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ बोल भी रहे हैं।
अब इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पिछले साल इंटरनेशनल वाटर में ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर हुए हमले के मामले में नेतन्याहू समेत 35 इजरायली ऑफिशियल्स के खिलाफ हजारों साल तक की जेल की सजा की मांग की। इजराइल इससे भड़क गया और कहा कि टर्की का हश्रम वो करेंगे जो हमने ईरान का किया है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं ना, ये धमकी दे सकता है लेकिन वो उस पर जाएगा नहीं कभी भी। और इसके बाद फिर नेतन्याहू और उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट वो भी टर्की के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। बेनेट ने टर्की को नया ईरान बताया, लेकिन टर्की ने कहा कि जो तुम कह रहे हो ना पहले सोचो। अगर हमने आप, मेरा ख्याल है जनरल जीडी बख्शी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का शायद तीसरा मुल्क है जिसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर एसेट्स हैं। और खुदारा आपको भी पता होना चाहिए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर एसेट क्या होता है। आपका पूरा भारत जो है वो हमारी रेंज में है, हमें इससे कोई परवाह नहीं कि और कहां पर हमने फेंकना है। हम अभी भी अमन की बात करते हैं, हम बाद में भी अमन की बात करेंगे, लेकिन अगर आप जंग पे आएंगे तो आपकी तबाही हमसे ज्यादा होगी, आपका कोलेक्टरल डैमेज हमसे ज्यादा होगा। एक और बात, क्वाड की जहां तक बात है, आप क्वाड पे बहुत उछल रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इंडिया इज द मोस्ट हिपोक्रेटिक कंट्री। एक तरफ से ब्रिक्स बनाता है चाइना के साथ मिलकर कि जी अमेरिका के खिलाफ इकट्ठे होना है, एक तरफ से क्वाड बनाता है चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर। आप यकीन करें आपको दोनों तरफ से मार पड़ेगी आने वाले वक्त में। क्यों? जब आप हिपोक्रेसी से चलेंगे, मुनाफिकत से चलेंगे तो दुनिया आपको देखेगी कि आप कर क्या रहे हैं। आप अगर समझते हैं कि खित्ते के अंदर जंग वाहिद हल है तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। आप अगर अमन की बात करेंगे तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। लेकिन आपको ये बता दूं कि हमारी न्यूक्लियर एसेट्स आपकी 10 बार तबाही के लिए बहुत हैं। एक बार नहीं, 10 बार तबाही के लिए। यूएस और ईरान के बीच में फिर से पीस टॉक्स चालू हो गई हैं। तो टॉक्स सपोजिडली प्लान थी इस्लामाबाद में, ठीक है। यहाँ से ईरान के तरफ से जाने वाले थे इनके फॉरेन मिनिस्टर अराची, और यूएस के तरफ से एनवॉय कौन आने वाला था? यही चंगू मंगू। मेरा तो सोचना है कि भाई ईरान ने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया होगा कि भाई हम इन चंगू मंगू से बात नहीं करेंगे, कोई पॉइंट नहीं है इन लोगों से बात करने का। तो होता ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं पाकिस्तान, वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं मैसेजेस यूएस के साथ, रिटन मैसेजेस। एंड ये बात तो ईरान खुद ही कंफर्म कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि एज सच नेगोशिएशंस नहीं हुई, बट ईरान ने जो उनकी रेड लाइंस हैं वो पास ऑन कर दी टू द अमेरिकन साइड वाया पाकिस्तान। उसके बाद अराची चले जाते हैं ओमान, वहाँ पे बातचीत होती है। फिर वापस आते हैं पाकिस्तान, वहाँ पे फिर से कोई बातचीत हुई होगी। फिर उसके बाद अब जा रहे हैं रशिया व्लादिमीर पुतिन से मिलने। देखो अच्छी बात तो यह है कि सीज फायर मेंटेन्ड है, ईरान में एटलीस्ट वॉर चालू नहीं हुआ है। लेबनान के बारे में आगे बात करते हैं, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी ओपन नहीं है। एंड ये बहुत बुरी न्यूज़ है क्योंकि देखो तहस नहस नहीं मच रहा है, बट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहता है तो इकोनॉमी की जरूर तहस नहस हो जाएगी, पूरे दुनिया की इकोनॉमी। देखो ईरान कंट्रोल करके बैठा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एंड अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता है ऐसा जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल हटा दे। मतलब मिलिट्री मीन से कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी हो सकता है डिप्लोमेटिक मीन से ही हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका ने कहा अच्छा तुम कंट्रोल करोगे तो मैं तुम्हारे ब्लॉकेड के ऊपर एक और ब्लॉकेड कर देता हूँ, रिवर्स ऊनो कार्ड खेल देता हूँ, एंड तुम्हारी जितनी भी शिप्स आ जा रही हैं ना ईरानियन पोर्ट से उसको हम नहीं आने जाने देंगे। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, बट फिर भी काफ़ी सारी शिप्स निकल ही जाती हैं, बाईपास कर जाती हैं ब्लॉकेड। तो अमेरिका ने सीज कर दी ईरान की कुछ शिप्स, तो आईआरजीसी ने भी जाके शिप सीज कर ली 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जिसमें से एक तो वो बता रहे हैं कि इजरायली शिप है वो। अब जहां तक नेगोशिएशंस की बात है तो एक्सियोस से रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने यूएस को एक डील ऑफर की है। ये डील है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपन खोल देते हैं अभी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि ब्लॉकेड आप हटाओ तो फिर हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देते हैं। पर जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो इसके बाद होंगी, पोस्टपोन कर देंगे हम। बट अकॉर्डिंग टू एक्सियोस एंड आई ऑल्सो अग्री विद दिस कि अमेरिकन साइड का ये सोचना है कि भाई अगर हम वॉर भी खत्म कर देंगे